हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं एसएससी सीएसआईआर जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो इंडिया में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड हुए थे? तो इसका आंसर है 1946। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 1934 में एम एन रॉय थे जिन्होंने फर्स्ट डिमांड करी थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड करी थी। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली बनी थी वो हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग के अंडर बनी थी। जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसके अंदर 3 मेंबर्स थे। पहले थे हमारे पैथिक लॉरेंस, उसके बाद हमारे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड थे हमारे ए वी एलेक्जेंडर। तो अगर हम बात करें पैथिक लॉरेंस की, तो ये उसके चेयरमैन थे, ये कैबिनेट मिशन प्लान के चेयरमैन थे। ठीक है। और बाकी थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान बना तो बेसिकली उसके अंदर 389 सीट्स थी। उन 389 सीट्स में से 296 सीट्स जो थी वो हमारी ब्रिटिश इंडिया की थी, जो इलेक्टेड थी ब्रिटिश इंडिया की थी। ये हमारी इलेक्टेड थी। और बची कितनी फिर इसमें से 93, तो 93 जो थी वो नॉमिनेटेड थी और वो हमारी प्रिंसली सीट्स की थी। और फिर 296 में से भी 292, ये वो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट फिर भी इसमें से 292 जो थी वो गवर्नर प्रोविंस से रिलेटेड थी। और जो हमारी बाकी की 4 सीट्स थी वो हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थी। फिर उसके बाद जब हमारा इलेक्शन हो गया था, हमने भी बात करी कि इलेक्शन कब हुआ, इलेक्शन 1946 में हुआ। ठीक है। तो जब हमारा इलेक्शन, और ये हुआ कब था, जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था ये। तो जब ये हुआ था तो बेसिकली उसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसमें कांग्रेस की जो सीट्स थी वो 208 थी। उसके बाद अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें, तो मुस्लिम जहाँ पे भी एम एल दिखे तो एम एल मुस्लिम लीग, तो वहाँ पे 73 सीट्स थी। और अगर हम, और बाकी जो इंडिपेंडेंट थी वो थी बेसिकली 15। तो फर्स्ट सेशन जो कैबिनेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था बेसिकली 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 में। और इसमें इस टाइम पे 211 मेंबर्स अटेंड हुए थे। 211 मेंबर्स ने ये मीटिंग जो थी वो अटेंड करी थी। उसके बाद अ, बाकी इसमें और तो कुछ नहीं था। बस इतना ही करेंगे अभी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे जिससे कि आप हम पीछे का भी रिवाइज कर सकें। तो ये था हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी पर्सनालिटी ऐसी थी जो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका चीफ ड्राफ्टमैन थे? कौन थे हमारे चीफ ड्राफ्टमैन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट था वो ड्राफ्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है एस एन मुखर्जी। तो बेसिकली अगर बात करें, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमने बात कर ही लिया। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहला जो क्वेश्चन जो रिपीटेड बहुत बार देखा गया है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा किसने था, मतलब कि उसका जो कैलीग्राफर है उसको डिज़ाइन किसने किया था बेसिकली, है ना। तो जो उसने कैलीग्राफ किया था वो एक बार इंग्लिश में किया था। वो किया था हमारे प्रेम बिहारी नारायण ज़ादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और हिंदी में किया था
वसंत कृष्ण वैद्य। उसके बाद इसको फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डेकोरेट किसने किया था, तो डेकोरेटेड बाय, हिंदी में अगर हम बात करें क्या था, बट हाँ नाम ये आता है लाल। एक और नाम जोड़ते हैं जो है हमारे बेवर राम मनोहर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमिटी टाइम पे हमारे ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ऐसे बोलते हैं ना जैसे मुंशी जी होते हैं वो, मुंशी जी बिजनेस कमेटी की। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, ठीक है, उसके दो फंक्शंस थे। एक था लॉ मेकिंग की, वो लॉ बनाए, मतलब जितने भी लॉज थे वो बनाए गए। दूसरा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें तो लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग, जस्ट लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे, जो लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है जीवी मावलंकर जी। और यहाँ पे अगर हम ये जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर भी थे लोकसभा के, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, बट किसी किसी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो टी 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 कृष्णचारी, वी टी कृष्णचारी और हमारे एच सी मुखर्जी। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो बेसिकली थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये इलेक्शन की बात हो रही है बेसिकली, आफ्टर इलेक्शन। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे और जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट रहे हैं, जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट रहे हैं वो रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब रहे हैं, ये हमारे इलेक्शन से पहले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उनको बना दिया था। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है which of the following statements are correct in the context of the Indian Constitution। तो statements बोल रहे हैं, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो there are three major organs of the government, namely legislature, executive और judiciary। तो गवर्नमेंट के तीन मेजर ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस rather than powers is followed, तो ये भी करेक्ट है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, राइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें गवर्नमेंट की, तो बेसिकली हमारे तीन ऑर्गन्स हैं। पहला है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा जुडिशरी। तो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर हमारा है लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। अब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। और जुडिशरी क्या करेगा, वो लॉ को रिव्यू करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये लॉ बना रहा है, अगर ये नहीं बनाएगा तो ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो ये रिव्यू कैसे करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, डिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा wrong। उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first to develop a mathematical predictive heliocentric model of the solar system। तो सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने डेवलप किया था।
तो हम इसकी बात करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक मैथमेटिकल हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर है वो है निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली हम तो बात करें तो ये दी किसी थी जॉर्ज लेमाइटर ने और हमारे एडवर्ड हबल ने। ठीक है। और और इन्होंने बोला क्या था कि जो बेसिकली जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है वो मतलब जो हमारा बिग बैंग थ्योरी कहता था जो हमारा यूनिवर्स है वो एक एक्सप्लोजन के थ्रू क्रिएट हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लोजन तो बेसिकली अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स वो आसपास हुआ होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है, तो अभी तो हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे। सोलर सिस्टम कैसे बना है? तो सोलर सिस्टम बेसिकली हमारा अ, उसके लिए भी हमारे पास थ्योरीज आई थी। ठीक है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की उसके लिए भी हमारे पास थ्योरीज आई थी। तो पहली थ्योरी अगर हम बात करें तो पहली थ्योरी आई थी हमारी नेबुला थ्योरी। तो जो नेबुला थ्योरी थी वो बेसिकली 1755 में किसने दी थी? इम्मानुएल कांत ने दी थी और इसको मॉडिफाई किया था लाप्लास ने। ठीक है। और कब किया था? 1796 में किया था। और अगर हम नेबुला की बात करें तो नेबुला बेसिकली क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है डस्ट और गैस का। ठीक है। तो अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। ठीक है। उसके बाद हमारी आई प्लेनेट सिमल थ्योरी। उसके बाद आती है हमारी प्लेनेट सिमल थ्योरी। तो प्लेनेट सिमल थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी थी? ये दी थी थॉमस चैम्बरलेन ने। ठीक है। और रे मॉल्टन ने। ये अराउंड दी गई थी 1905 में। ठीक है। और इसके बाद एक और आई थी इम्पॉर्टेंट थी वो भी स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी की बात करें तो स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी फ्रेड हॉयल ने और थॉमस गोल्ड ने। थॉमस गोल्ड ने। ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। और उसके बाद अगर हम एक कुछ बात कर लें तो अगर हम बात करें अर्थ की स्टडी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? तो बात तो ये हमारी कॉस्मोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी की बात करें तो ये होता है हमारी एस्ट्रोनॉमी। और अगर हम अर्थ की एज बात करें कि भाई यूनिवर्स की जो एज है तो यूनिवर्स की एज है हमारी वो है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं हमारे यूनिवर्स को बने। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rocky planets is the fastest planet in our solar system traveling through space at about 29 miles per? देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फास्टेस्ट प्लैनेट है तो यानी कि जो सबसे पास होगा वही सबसे पहले वही फटाफट घूमेगा ना वही। तो अगर हम बात करें फास्टेस्ट प्लैनेट की तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा वैसे आपकी तो इसका आंसर है मरकरी। ठीक है। तो ये डेंस अराउंड रिवॉल्व करने के लिए यानी कि रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो आपको पता ही है रोटेशन एक्सिस पे मतलब कि सन के अराउंड घूमना। ठीक है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारे बेसिकली 8 प्लैनेट के अर्थ और फिर हैं जुपिटर तो हैं वो हमारे हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उसको प्लैनेट्स भी बोलते हैं। सैटर्न यूरेनस नेपट्टून है हमारे जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे रॉकी होते हैं तभी यहाँ पे देखो लिखा है रॉकी प्लैनेट। ठीक है। और ये हमारे गैशियस प्लैनेट होते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें मार्स और जुपिटर के बीच में एक आती है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आती है तो वो है हमारी मार्स और जुपिटर।
और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। और इनकी जो गैसेस प्लैनेट्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे तो अगर हम साइज़ की बात करें कि इस सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा होता है जुपिटर, फिर होता है सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्टून। आप देखो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आ जाओ, अर्थ, वीनस, मार्स और मर्करी। ये लास्ट वाला है मर्करी और ये वाला है मार्स। ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि पहले आपने आउटर प्लैनेट्स रख लिए, फिर यहाँ से मर्करी, वीनस और फिर मार्स और मर्करी, ठीक है। और अर्थ, वीनस, वहाँ पर मार्स और मर्करी। अब हमने ये तो देख लिया कि फास्टेस्ट जो है जल सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्करी है। यानी कि उसका वो सबसे कम टाइम ले रहा होगा रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट तो हो गया मर्करी। तो फास्टेस्ट कौन मतलब लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा होगा, तो यानी कि जो सन के सबसे दूर होगा वही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा रेवोल्यूशन करने के लिए, यानी कि नेपट्टून। अगर मर्करी को 88 डेज लग रहे हैं तो नेपट्टून को वहाँ पे 165 ईयर्स लग रहे हैं, ठीक है। और फास्टेस्ट रिवोल्यूशन कौन करता है, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है जुपिटर, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और स्लोएस्ट कौन करता है, वीनस करता है। ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन कौन करता है, जुपिटर। और स्लोएस्ट कौन करता है, वीनस। तो ये थे हमारे कुछ बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जोन बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल कॉल्ड। व्हाट इज द आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो जोन होता है उसे कौन सा बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अगर हम देखें तो वो इस टाइप का होता है। तो ये हमारा बेसिकली हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। और ये हमारा इक्वेटर हो गया। उसके बाद हमारे ऊपर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और अ, ये हमारा हो गया हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ये तो ये हमारा एंटार्क्टिक हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। तो अगर हम देखें तो देखो, जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक, सॉरी नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल के बीच में की बात करें, जो हमारा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक बोलता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला होता है आर्कटिक सर्कल बीच में होता है ट्रांजिट जोन। आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ हमारा, तो पोल और आंसर क्या होगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In which part of India the earliest iron objects appear in the overlap between the Neolithic and megalithic phases? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से earliest ओवरलैप अपीयर हुए थे तो तो अगर थोड़ा पढ़ते हैं तो थॉमसन किया था पहला उन्होंने ब्रिज एज. तो अगर बात करें में पहला टाइम एज तो इसमें फिर इसके बाद हमारे ये हमारा स्टोन एज इससे बीसी था. उसके बाद हमारा आता है नियोलिथिक. न्यू और जो था वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट थी. यहाँ पे माइक्रो स्मॉल. और अगर हम ब्रॉन्ज से ये कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is or are iron age? तो iron में सब स्टेटमेंट है. मतलब स्टेटमेंट तो दो भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी ठीक हो सकते हैं. स्टेटमेंट ऑफ इट इज तो है जैसे डेज यहाँ पे जो पेंटिंग थी वो पेंटेड थी. आयरन एज के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश की थी. तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो पहले यानी पॉटरी. बाद अगर डब्ल्यू की ब्लैक हमारी आई थी टाइम. ठीक है. ब्लैक एंड जीडब्ल्यू बीडब्ल्यू सब ब्लैक आया हमारे. ठीक है. हर सिविलाइजेशन का पीरियड कि हमने पढ़ा है प्रीवियस. बेसिकली जो हमारा एज गाइड अर्लियर भी हमारा एज होता है. तो ये कुछ फैक्ट्स थे. Coming to the next question, which of the following dynasties of Delhi Sultanate founded Agra city? आगरा सिटी किसने फाउंड की थी? लोधी डायनेस्टी में. ये और लोधी डायनेस्टी में भी किया थी. और लोधी के रूलर्स ने जो डायरेक्टर है वो था जैसे कि मौत की मस्जिद है. अगर हम बात डायनेस्टी से याद कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं. सैयद लोधी डायनेस्टी से 14 से 14 सैयद था. 4560 तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत वाज द मोस्टली पावरफुल slaves of Iltutmish to our Sultan Razia's killing. ये पावरफुल टर्किश स्लेव थे इल्तुतमिश के जिन्होंने पावर लिया था रजिया को मारने का. 40 मिलिट्री किया था बाय द ब्रिटिश सल्तनत. ये फौज ने ट्रांसफर किया था मिलिट्री सपोर्ट राजू को दीथवन बेसिकली. तो ये हमेशा मतलब बेसिकली को मारा था से. नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं. इल्तुतमिश लाइक बेसिकली जो इल्तुतमिश थे वो स्लेव डायनेस्टी के थे. राइट. तो स्लेव डायनेस्टी से ही थे. तो अगर नहीं करें फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक. आई एम राइटिंग कुतुबा. इट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है. तो 12 गए थे. ठीक है. घोड़े पर बांध खेलते खेलते गए थे. बात करें तो 12 से 26 तक इन्होंने में जो क्रॉनिकलर थे उसके टाइम पे वो थे. हाँ. ये सिराज के नशन में काफी बार आयर भी है ताकत. ठीक है. अच्छा के बाद पहले उन्होंने रूल किया था. इनको उस का बना था किला ये भटना में. उसके बाद एडी में होता क्या है कि रजिया जो है वो एक इन्हीं जो चहलगानी थे ना, चहलगानी तुर्काने चहलगानी 40 जो रूलर्स थे. अब होता क्या है कि पहले वो तो ये जो रजिया सुल्तान होता है ये बेसिकली खोखा ट्राइब होती है. खोखा ट्राइब की कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं और यहाँ पे अल्तुनिया और रजिया को मार दिया जाता है और इनको असैसिनेट किया जाता है खैताल में. खैताल के मतलब खैताल बेसिकली हरियाणा में है. ठीक है. प्रेजेंट हरियाणा. वहाँ पे उनको असैसिनेट कर दिया जाता है. और जो लास्ट रूलर थे मुगल डायनेस्टी के थे वो थे बलबन. ठीक है. ये बेसिकली
जो लास्ट रूलर थे वो थे बलबन, जो आते हैं 1266 से 1287 तक। हम बलबन की बात करें तो इन्होंने चालीसा को हटा दिया था, कि इन्होंने चालीसा को हटा दिया था, ग्रुप ऑफ 40 खत्म कर दिया था। इन्होंने बोला कि जो किंग है वो सुप्रीम है, कि उन्होंने किंग को सुप्रीम बनाया। इन्होंने सजदा सजदा और पाइबोज इंट्रोड्यूस किया। सजदा क्या होता है कि आप जब भी आप मोनार्च के सामने आओगे तो सर झुकाओगे, और पाइबोज क्या होता है कि आप उनके फीट को किस करो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने कोशिश करी थी कि सारे पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करा दूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना, विल ब्रिंग वन मोर वीडियो। एंड ऐसे ही करते करते कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं वीडियो हर रोज अपलोड करूँगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।